दोस्तों, मैं विक्की आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी में, जहां की हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में देखा कि हमारे संविधान की क्या-क्या विशेषताएं हैं। आज का जो क्लास होगा उसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा संविधान है, उस संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या-क्या कहती है, इसके बारे में हम आज कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपना आज का जो क्लास है उसको आरंभ करते हैं। संविधान संविधान में जो प्रस्तावना है, तो इस प्रस्तावना से आशय क्या होता है, यानी ये प्रस्तावना है क्या? तो अगर हम आम भाषा में देखते हैं तो प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का एक परिचय है। अगर हम संविधान को नहीं भी पढ़ते हैं और सिर्फ हम संविधान के प्रस्तावना को देखते हैं तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को इस सभा ने स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि ये संविधान सभा है क्या? तो संविधान सभा कहने से आशय है कि यही वह सभा है जिसने कि हमारे देश का जो संविधान है उसे तैयार किया गया। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इस सभा का जो निर्माण जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पे, यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर इंग्लैंड का शासन रहा और उसी के दौरान एक कैबिनेट मिशन प्लान को पेश किया गया और इसमें यह बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत का संविधान होगा, इस संविधान का निर्माण यही संविधान सभा करेगी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो प्रस्तावना में जो पहला शब्द है, यानी कि अगर हम प्रस्तावना को स्टार्ट करते हैं तो उसमें यह बोला जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने से आशय है कि हमारा जो संविधान है वह संविधान हमारे देश को संप्रभुता प्रदान करता है। संप्रभुता का मतलब हुआ कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था होगी, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो किसी भी बाहरी देश के प्रभाव के अधीन नहीं होंगे। यानी कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, हमारी जो सरकार है वो जो भी निर्णय लेगी वह उस निर्णय पे हमारे देश का जो संविधान है उसी का प्रभाव होगा, बाकी किसी बाहरी देश का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो चलिए उसके बाद हमारी जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द को जोड़ा गया जो कि समाजवादी है। समाजवादी शब्द जो है वो हमारा देश का जो संविधान है उस संविधान के मूल में नहीं था, इसे एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यानी कि 1976 में हमने 42nd अमेंडमेंट पेश किया और उसी अमेंडमेंट के तहत समाजवादी तत्व को जोड़ा गया। अगला जो शब्द है उसमें लोकतंत्रात्मक की बात की गई है। तंत्रात्मक यानी कि जो है डेमोक्रेसी, आम भाषा में अगर हम समझे तो लोकतंत्र की बात की गई है। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि हमारे देश का जो शासन होगा वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से चलाया जाएगा। यानी कि जनता जिसे निर्वाचित करके संसद में भेजेगी उन्हीं लोगों के द्वारा हमारे देश की शासन प्रणाली आरंभ की जाएगी। अगला जो विशेषता है उसमें पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि पंथ निरपेक्षता, यहाँ की पंथ का मतलब हुआ संप्रदाय। संप्रदाय से आशय जैसे कि धर्म,
यानी कि हमारी जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे देश में सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखा जाएगा। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्म के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि राज्य जो है वो पूर्ण रूप से धर्म से जो है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर राज्य को लगता है कि किसी भी धर्म में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो कि समाज के लिए सही नहीं है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अगली जो प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है उसमें गणराज्य की बात की गई है। गणराज्य जो शब्द है वो फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य का मतलब हुआ कि राष्ट्र का जो प्रमुख है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी इस कथन का आशय यह हुआ कि राष्ट्र का जो हमारा जो भारत है, उस भारत का जो प्रमुख होगा यानी कि राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। आगे की जो क्लास है उसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में हम आगे के लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमें बस इतना ही जानना है कि हमारे देश का जो प्रमुख है यानी राष्ट्र प्रमुख है वो जनता द्वारा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्वाचित होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष कहने का मतलब हुआ कि जनता जिसे खुद वोट के माध्यम से चुनती है। यानी कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी सॉरी, हम सांसद को चुनते हैं और वह सांसद जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होता है। यानी कि हम अपने जो है स्थानीय संसद से जो सांसद है उसे निर्वाचित करते हैं और वह सांसद जो है आगे आगे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हो सकता है, जिसका कि निर्णय जो है वो सभी सांसद मिलकर करेंगे कि किसे हम अपने देश का प्रधानमंत्री बनाए। यानी पार्टी का नेता जो है प्रमुख, प्रधानमंत्री को पार्टी का प्रमुख भी आप बोल सकते हैं। यानी हमारे पार्टी का कौन प्रमुख होगा और वह प्रमुख प्रधानमंत्री बनेगा, इसका निर्णय जो है हम जिन सांसदों को चुनते हैं वह सांसद या निर्णय लेते हैं। उसके बाद हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द की भी बात की गई है। न्याय में जो है वो 3 तरह की न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज में जो भी व्यक्ति है उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि जो हमारे समाज में जो एक जाति प्रथा है और विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। हमारे समाज में अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं। तो इन सब इन सब मान्यताओं के आधार पे किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं हो। एक ही यानी कि हम एक शब्द में इसे देखने का प्रयास करें तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी के साथ एक समान व्यवहार हो, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पे हो, शिक्षा के स्तर पे हो। और दूसरा जिस न्याय की बात की गई है उसे आर्थिक न्याय की बात की गई है। यानी सभी जितने भी समाज में जितने भी लोग हैं सभी को जो है एक समान आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि व्यापार करने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो व्यापार कर सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी व्यक्ति है वो व्यापार कर सकता है। उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय में जो है सभी को एक समान राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जैसे कि मत देने का अधिकार, समाज में किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी जाति वर्ग के लोग हो, वे मत दे सकते हैं या चुनाव में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जो मत देने का जो अधिकार है, मत देने के अधिकार में ये बोला गया है कि जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो मतदान में भाग ले सकते हैं। अब हम
अगला जो प्रावधान है हमारी जो संविधान में जो अगली व्यवस्था की गई है उसमें कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, अवसर का मतलब हम सभी जानते हैं कि सभी को एक समान अवसर प्राप्त होगा, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, हर जगह जो है सभी लोगों को एक समान अवसर प्राप्त होगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि कौन किस वर्ग से है, किस जाति से है। और प्रतिष्ठा का मतलब हुआ कि किसी भी कोई समाज में कोई भी व्यक्ति जो है वो उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। उपाधि का मतलब हुआ, जैसे कि हम अपने इतिहास में देखते हैं तो इतिहास में बहुत से राजा महाराजा जैसे उपाधियों का प्रचलन था। लेकिन जब संविधान बना तो उस संविधान में यह बातें कही गई कि समाज में जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करनी होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बशर्ते इसमें एक अपवाद भी दिया गया है, जैसे कि शिक्षा एवं सेना के अलावा विशेष उपाधि या सम्मान नहीं मिलेगा। यानी कि जो लोग सेना में या शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वे उनको उपाधि या सम्मान मिल सकता है। यह एक अपवाद है, हमारे संविधान में एक अपवाद है कि शिक्षा एवं सेना में शामिल लोग जो हैं वो उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। अगला जो प्रावधान है उसमें स्वतंत्रता और आज़ादी की बात की गई है। स्वतंत्रता मतलब यानी कि सभी स्वतंत्रता और आज़ादी की बात की गई है, जैसे कि विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि अगर आप किसी आप अपना कुछ अपना अपना अगर सुझाव देते हैं तो उस सुझाव को सरकार मानेगी और उस सुझाव को सुनेगी। अगर आपकी कोई विचार है तो उस विचार को भी आप व्यक्त कर सकते हैं। और इसके अलावा विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यानी आपकी आस्था अगर किसी धर्म के प्रति है तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा कि आप उस धर्म को नहीं माने, यानी आप अपने अनुसार धर्म को मान सकते हैं और उसके अनुसार जो भी धार्मिक गतिविधि है वो कर सकते हैं, बशर्ते कि उस धार्मिक गतिविधि का समाज पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। उसके बाद बंधुत्व की भी बात की गई है। बंधुत्व कहने से आशय है कि भाईचारे की भावना, यानी समाज में जो भी व्यक्ति है वो सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, जिससे कि भाईचारे की भावना का विकास होता रहे। प्रस्तावना से संबंधित कुछ केसों का भी वर्णन किया गया है। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 368 की भी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 368 हमें क्या बताता है कि संसद जो है, यानी हमारे देश में जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन, हमारे मन में एक सवाल भी उठता है कि संशोधन का प्रावधान जो है हमारे संविधान में क्यों रखा गया? क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना वो आज़ादी के बाद बना। तो उस दौरान जो समस्याएं थी या हमारे जो संविधान निर्माताएं थी उनकी जो अपेक्षाएं थी, यानी उनकी जो समझ थी, उस समझ के अनुसार उन्होंने संविधान को बनाया। तो इसमें संशोधन का प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जहाँ की संविधान में कुछ ऐसे चीज़ों को ऐड करना महत्वपूर्ण हो, तो ऐसा भविष्य में संभव हो सके। यानी भविष्य में परिस्थिति के अनुसार अगर किसी चीज़ को, यानी किसी भी नियम कानून को नियम कानून मान्यताओं को अगर संविधान में शामिल करना पड़े तो ऐसा आसानी से किया जा सके, इसीलिए संशोधन का प्रावधान किया गया था। अब प्रस्तावना से संबंधित केस भी कुछ देख लेते हैं जो कि हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके समक्ष बार बार आए हैं, जिसमें कि पहला केस है बेरूबारी बनाम भारतीय संघ। यानी कि बेरूबारी और भारतीय संघ का एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें यह पूछा गया कि क्या
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये पहला केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो सुप्रीम कोर्ट का उस दौरान यह निर्णय आया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का एक सार बताता है कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, यानी कि हमारे संविधान का एक परिचय है। तो इस पे बहुत सारी समस्याएं भी हुई, जैसे कि हमने देखा कि संविधान में क्या क्या मान्यताएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह एक दिशा निर्देश है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तब तो अगर संविधान का भाग होगा तभी संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो यह जो है एक बहुत ही विवादास्पद निर्णय बनकर सामने आया, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का भी एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है। तो यहाँ पे तो संसद को शक्ति मिल जाती है कि संसद जो है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एक एक टर्म एंड कंडीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि बशर्ते आप संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा, इस ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी एक क्रांतिकारी निर्णय दिया, जिसमें कि उन्होंने मूल ढांचे जैसे शब्द को सामने लाया। मूल ढांचे का जिक्र इससे पहले नहीं किया गया था। और आज भी हमें पता है कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा, इसके बारे में जो है स्पष्ट कोई परिभाषा नहीं दी गई है, यानी किन परिभाषा के आधार पे हम यह बोल सके कि संविधान में क्या मूल ढांचे में शामिल है। लेकिन इस मूल ढांचे की जो परिभाषा है, यानी मूल ढांचा क्या होगा, इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करेगा। तो आज का जो लेक्चर हुआ उसमें हमने प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ बातों को जानने का प्रयास किया, और इस लेक्चर के माध्यम से हमने यह भी सीखने का प्रयास किया कि कैसे प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक परिचय है। यानी अगर कोई संविधान को नहीं भी पढ़े और कुछ समय निकालकर संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को पढ़ ले, तो उनके समक्ष जो भी दुविधाएं होगी कि इतना बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, या पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारा संविधान जो है बहुत ही बड़ा लिखित एक दस्तावेज है जिसमें कि लगभग 9000 शब्द हैं। तो इन 9000 शब्द को पढ़ना आम लोगों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए अगर कोई हमारे संविधान को नहीं भी पढ़ता है, सिर्फ वो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को पढ़ लेता है, तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है यह उनके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा संविधान क्या क्या कहता है और उसमें हमें क्या क्या अधिकार दिया है, यानी हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसमें किन किन शब्दों को शामिल किया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें प्रस्तावना के माध्यम से पता चल सकता है। तो आज का लेक्चर हमने प्रस्तावना को कुछ समझने का एक छोटा सा प्रयास किया। आगे भी इससे पॉलिटी से संबंधित जो टॉपिक है वो मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताने का प्रयास करें कि लेक्चर में क्या कमियां हैं या इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपकी जो भी दुविधाएं होंगे या आपका जो भी सुझाव होगा उसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।